बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट मोहम्मद आसिफ अमजद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पीपीएससी का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2006 का पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो आज इस वीडियो में मैं रिमेनिंग 20 एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज़। ये 21st एमसीक्यूज़ है। इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स रेफर्स टू। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मीनिंग है कि टैक्स जिसके ऊपर अप्लाई किया जाए, तो अल्टीमेटली जिसके ऊपर अप्लाई किया जाए वही उसको पे करेगा। तो इकोनॉमिक्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें आप ए ऑप्शन देखें, हु इवेंचुअली बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर टैक्स अप्लाई किया जाए वही उसका बर्डन ऑफ टैक्स बियर करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि रिमेनिंग जो बी सी डी ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट है। 22 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान नेट एक्सपोर्ट्स। यानी इनमें से कोई, ये जो 4 फैक्टर्स हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेट एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होता। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेट एक्सपोर्ट, इसको इकोनॉमिक्स में हम एन एक्स से प्रेजेंट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट किसके इक्वल होता है? तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब अगर एक्सपोर्ट में इजाफा हो और इंपोर्ट्स में कमी हो तो आपका नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। यानी आपकी एक्सपोर्ट में अगर इजाफा हो और इंपोर्ट्स में कमी हो तो नेट एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। इसी तरह अगर एक्सपोर्ट में कमी हो जाए और इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएं तो आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनमें से ये ऑप्शन सर्च करनी कि किसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की है वो इंक्रीज नहीं होती। पहली ऑप्शन है दी पाकिस्तान रुपीज डेप्रिसिएशन। अब जब पैसे की कदर कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आप ये स्टडी समझें कि सपोज पाकिस्तान का जो 100 पीस है वो $1 के इक्वल है, यानी 100 पीस $1 के इक्वल है। अगर पाकिस्तान अपनी रुपए की वैल्यू को डी वैल्यूएट कर दे, फॉर एग्जांपल 110 पीस कर दे, यानी $1 इज इक्वल टू 110 रुपीस। इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने रुपए की कदर कम कर दी है। तो रुपए की कदर कम होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स फॉरनर को सस्ती लग रही हैं, यानी डोमेस्टिक गुड्स सस्ती हो गई हैं फॉरनर्स के हिसाब से, और हमें जो उनकी फॉरनर्स गुड्स हैं वो हमें महंगी लगती हैं। यानी इंपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाएंगी और एक्सपोर्ट हमारी सस्ती हो जाएगी। जब एक्सपोर्ट हमारी सस्ती हो जाएगी तो फॉरनर्स हमसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और हमको क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी लग रही हैं और हम इंपोर्ट्स कम से कम करेंगे तो उससे आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरी ऑप्शन देखें, आउटपुट फॉर पाकिस्तान ट्रेडिंग पार्टनर इंक्रीज। यानी पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल चाइना है, यूएसए, उनके अगर आउटपुट बढ़ जाए तो उससे भी नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी।
तीसरा है जी फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट। अब ये ऑप्शन ध्यान से देखें। अब हम जब नेट एक्सपोर्ट, जब हम करेंसी की डीवैल्यूएशन करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, लेकिन अगर फॉरेनर्स कंट्रीज़ वाले अपनी करेंसी की डेप्रिसिएशन कर दें तो हमको वो चीज़ें उनकी फिर सस्ती लगेंगी, क्योंकि हम उनके मुकाबले में फॉरेनर्स हैं। तो उससे क्या होगी, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। जब इंपोर्ट्स बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो आपकी नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर बताना है कि जिसमें नेट एक्सपोर्ट में इजाफा ना हो यानी कम हो, तो ये सी ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन देख लें, पाकिस्तान ट्रेडिंग पार्टनर लिफ्ट ट्रेड बैरियर्स। अगर वो बैरियर्स उठा दें, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, तो उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो जस्ट सी ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट कम होती है। 23 MCQs है, अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज इन पाकिस्तान रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट इन। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उसमें इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होता है। अब देखें, हम इसको मंडल फ्लेमिंग मॉडल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो मंडल फ्लेमिंग के मुताबिक IS कर्व का तो नेगेटिवली रिलेशनशिप होता है विद द एक्सचेंज रेट के साथ, और LM जो कर्व है वो बेसिकली निकलती है मनी डिमांड से। मनी डिमांड प्राइस के हिसाब से लगा लें, फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखता है। तो जब कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट होता है तो आपकी जो मनी LM कर्व है वो ये होती है। तो ये आपका एक्सचेंज रेट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो आपकी LM कर्व की तो शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। LM कर्व 1 से 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो उससे आपका जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन देख लें, अ डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीस, यानी जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आपकी LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होने को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 24 MCQs है, विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हमने दो तरह की इकोनॉमिक्स की स्टडी की है, एक पढ़ी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी पढ़ी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जस्ट हम उसके एज इट इज रिजल्ट्स बयान कर देते हैं कि इकोनॉमी में क्या हुआ है, और नॉर्मेटिव में हम एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी, व्हाट वुड बी, व्हाट आउट टू बी, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, जो टैक्स लगाते हैं वो भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ द टैक्स ऑन इंसेंटिव्स टू वर्क, यानी टैक्स हमने लगाया है तो उनके जो वर्कर्स हैं उनके इंसेंटिव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। द फेयरनेस ऑफ द टैक्स, टैक्स कितना ज़्यादा फेयर है। तो ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन करेक्ट है। ये सारी ऑप्शंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस आउटपुट व्हेन एक्सचेंज रेट आर फ्लेक्सिबल। अब इसको भी हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये स्टडी करें कि हमारे पास
दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमारा इनकम है और ये एक्सचेंज रेट है, ये हमारी एलएम कर्व है और ये है हमारी आईएस कर्व है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यानी मनी सप्लाई को चेंज करने से आपकी एलएम कर्व शिफ्ट होगी, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और टैक्सेस वाली है तो वो आपकी आईएस कर्व शिफ्ट होगी। तो हम सी ऑप्शन से स्टार्ट लेते हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन टैक्सेस, यानी जब टैक्स डिक्रीज हो जाएंगे तो प्लान एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, तो आप पहले ये E1 है तो आपकी आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो एक्सचेंज रेट आपका E1 से E2 जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया। तो इसमें देखें आपकी आउटपुट कांस्टेंट रही है, आउटपुट बढ़ी नहीं है, तो लिहाजा ये सी ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन देख लें, देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट सप्लाई, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो बी आपकी आईएस कर्व शिफ्ट होगी। तो आईएस कर्व शिफ्ट जब होगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगी, लिहाजा यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है। तो ए ऑप्शन देख लें, देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब ये नई डायग्राम मैं बनाता हूँ। सपोज ये आपकी एलएम कर्व है, ये आपकी आईएस कर्व है। तो एलएम कर्व इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब है आपकी एलएम कर्व शिफ्ट होगी। तो इसमें देखें आउटपुट बढ़ी है, y1 से y2 हो गई है, तो इसलिए कि आउटपुट किस वजह से बढ़ती है, तो ए ऑप्शन जस्ट है कि मनी सप्लाई की इंक्रीज करने से आपकी आउटपुट बढ़ेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है जबकि फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। 26 MCQs है, विच फॉर्म ऑफ मोनोपली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स। अब मोनोपली अ सिंगल firm which control the whole economy, whole market system is called monopoly। अब मोनोपलिस के प्रॉफिट के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो फिर कंज्यूमर को कोई बेनिफिट है, अगर उसके पर यूनिट के ऊपर लगा देगी तो फिर वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। तो देखें प्राइस कंट्रोल ये भी नहीं है। लमसम टैक्स, लमसम टैक्स ये होता है कि जो मोनोपलिस के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लमसम टैक्स कहते हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, कोई एडवांटेज होता है कि उनको जो उनकी जो प्राइस है उसको ज़्यादा वो पे नहीं करनी पड़ती। 27 MCQs है, if the demand curve for a monopolist commodity are identical in two separate markets, then by practicing third degree price discrimination। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जिसमें आप एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ लोगों से प्राइस मुख्तलिफ चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिनेमा हाउस है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो बड़े हैं जिनकी एज 10 से ज़्यादा है उनसे आप ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो जिनकी एज बिलो 10 है उनसे आप कम फीस चार्ज कर रहे हैं। तो दोनों ने मूवीज़ ही देखनी है तो दोनों की प्राइसेस डिफरेंट है, तो इट्स अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो वो कह रहा है कि अगर दोनों की डिमांड कब सेम हो, यानी जो अबव 10 उनकी डिमांड कब और बिलो 10 उनकी डिमांड कब, दोनों की अगर डिमांड कब सेम हो तो उसमें थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा। तो अल्टीमेटली जब दोनों की डिमांड कब सेम है तो जो मोनोपलिस्ट होंगे उनको टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं उनको मिलेगा,
तो सी देख लें, कैन नॉट इंक्रीज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो बाकी सारी इनकरेक्ट है। बोनस वाउचर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। तो बोनस वाउचर स्कीम कब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है? तो ये स्कीम पाकिस्तान में 1959 में मुतारफ़ करवाई गई थी और इस स्कीम का जो मकसद ये था कि दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए, बोनस दे के उनको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह डैम विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर। अब मुशर्रफ ने 2005-6 में कुछ डैम्स बनाने का फैसला किया था, तो उसमें एक डैम शामिल था बादशाह डैम। तो ये 2020 से इस पे वर्किंग शुरू होनी है और ये 2029 में इसने कंप्लीट होना है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि किस साल से बादशाह डैम से जो कंप्लीशन पीरियड स्टार्ट होना है, तो वो 2020 है। अकॉर्डिंग टू द रीबेस जीडीपी नंबर द पर कैपिटा इनकम कम्स टू। अब पर कैपिटा इनकम्स का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल्स की पूरे साल के अंदर कितनी इनकम है। तो ये तो डाटा ओल्ड दिया हुआ, जो करंट डाटा है वो मैंने इकट्ठा किया है। 2019 और 20 में जो पर कैपिटा इनकम है वो $1355 है, जबकि ये जो 2018-19 में $455 थी। तो $100 हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2018 के मुकाबले में डिक्रीज़ हुई है। तो इसमें डिफरेंट स्टडीज़ भी हैं कि बाज़ कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से है, लॉकडाउन की वजह से है, तो जो भी है, लेकिन आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि 2019 और 20 में $1355 थी, जबकि उसके प्रीवियस ईयर में $1455 थी। 32 MCQs है। व्हेन आउटपुट एक्सीड स्पेंडिंग, यानी आउटपुट जो फैक्ट्री ने बनाया है वो ज़्यादा बना दी है, लेकिन उसकी जो स्पेंडिंग है वो कम है। तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और स्पेंडिंग उसकी जो कम हो रही है, तो वो अनसॉल्व हो बिकेंगी नहीं। जब वो चीज़ें बिकेंगी नहीं तो अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो फॉल करेगी। तो ऑप्शन ए देखें, देयर इज अनसॉल्व्ड आउटपुट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट विल फॉल, के कुछ अनसॉल्व्ड आउटपुट होंगी और उससे आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो फॉल करेगा क्योंकि बिक नहीं रही हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है, देयर इज अनसोल्ड आउटपुट, यहाँ तक तो बात सही है। एंड द लेवल ऑफ आउटपुट विल राइज, तो वो अपनी आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकता है कि पहले उसकी चीज़ें बिकी नहीं है और वो आउटपुट को फिर राइज कर रहा है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। देयर इज अनसोल्ड आउटपुट एंड स्पेंडिंग विल राइज, ये भी रॉन्ग है। देयर इज नो अनसोल्ड आउटपुट सिंस स्पेंडिंग विल राइज, तो ये भी रॉन्ग है। तो ई नॉन ऑफ दीज है। 33 MCQs है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टोटल ईयर इन पाकिस्तान इज, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितने साल तक एक इंडिविजुअल जिंदा रह सकता है, तो वो एन एवरेज 65 ईयर है। यानी पाकिस्तान में एन एवरेज 65 साल तक एक जो इंडिविजुअल है वो जिंदा रह सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द फिलिप्स कर्व शोज, अब ए डब्ल्यू फिलिप्स ने
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जब यूएसए का डाटा रिक्रेस किया तो उसने फाइंड किया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये देखें, एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान। अब एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेक्टर का नाम नहीं है, इसके अंदर भी बेशुमार सेक्टर्स हैं। मसलन फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, उनकी जो वैल्यू एडेड कर दी जाए तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना शेयर है। तो ये ओल्ड डेटा है क्योंकि 2006 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट जो डेटा है वो WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से लिया है मैंने, 2019 का डेटा है। तो ये 22.06% है, यानी अगर जीडीपी हमारी 100 हो तो उसमें जो एग्रीकल्चर की वैल्यू एडेड है वो 22.06% है। द डेफिनेशन ऑफ मनी इज द सम ऑफ। तो मनी की डेफिनेशन किसका सम है? मनी देखें, करेंसी आउटसाइड बैंक्स, चेकिंग डिपॉजिट्स एंड ट्रैवल चेक। के करेंसी जो बाहर है, ठीक है, चेकिंग डिपॉजिट्स और ट्रैवलर चेक्स, ये सारी जो है आपकी मनी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान इज। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज क्या होता है। तो गर्ल्स टू बॉयज का मतलब ये होता है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां एक स्कूल में कितनी इनरोलमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल, ये ओल्ड डेटा है, करंट जो 2019 का डाटा WDI की वेबसाइट से मैंने लिया है वो है 0.859, यानी 85.9। तो इसको समझें, अगर एक साल में एक बच्चा दाखिल हो रहा है तो उसके मुकाबले में 0.85 गर्ल्स दाखिल हो रही है, यानी औरतों की तालीम मर्दों की तालीम से कम है। यानी गर्ल्स की इनरोलमेंट 0.859 है और बॉयज़ की 1 है। तो ये अगर 100 कर लें, ये 100 से मल्टीप्लाई करके ये 85.9% आ गई है, यानी अभी भी तकरीबन 14.1% का फ़र्क है कि औरतें कम तालीम हासिल कर रही हैं। और ये WDI जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर है, उन्होंने ये डेटा 1971 से इकट्ठा करना शुरू किया है। इंडस्ट्री वैल्यू एडेड। अब इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ शामिल होती हैं, तो उनकी वैल्यू एडेड ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान, तो करंट 2018 में जो डेटा है वो 17.99 है, जबकि हाईएस्ट जो है वो 25.53 जो कि 2005 मुशर्रफ इरा में था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, 2005 में भी रखना है कि हाईएस्ट इंडस्ट्री वैल्यू एडेड कब था। 40 MCQs है। व्हेन अ पर्सनस इनकम फॉल्स दैट पर्सनस डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स। तो जब पर्सनस की इनकम फॉल कर जाएगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और पेपर आपसे डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।